अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मर्डर करने वाले हैं तो मैं तो भाग जाऊँगा। आज का जो मौसेरा भाई है, रानू नाम है उसका, वो उसको गलत तरीके से टच कर रहा था दारू पीने के बाद। पापा ने जीवन साथी एप्लीकेशन से हमें कनेक्ट किया था और हमें मिलने के लिए गुड़गाँव में बुलाया। इसके बाद इन्होंने मिलने के बाद तुरंत ही शादी का रिश्ता वगैरह फाइनल कर लिया। मैं लड़की को बोलता था कि भी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, बात करना चाहता हूँ तुमसे, तो कहती थी रवि शादी के बाद तो टाइम ही टाइम होगा। जैसे ही शादी होती है मैं देखता हूँ कि बिहेवियर एकदम ही चेंज हो गया। गोल्ड और ज्वेलरी जो भी थी, जो ससुराल से मिले थे, मेरी मम्मी ने दिए थे इसको, वो सारा कुछ ये अपनी मम्मी को हैंड ओवर कर देती है। बीवी मेरे से चिढ़ गई और वो गुस्सा करने लगी कि तुम क्यों पूछ रहे हो। मैंने बोला मैं भी तो फैमिली मेम्बर हूँ, मैं भी तो पूछ सकता हूँ। मैंने भी सवाल उठाए कि आपकी बेटी भी मुझसे सिगरेट मंगाती है पीने के लिए, है ना, दारू मंगाती है पीने के लिए। आजकल सब कुछ कितना फ़िल्मी हो गया है ना। बातचीत होता है, रिश्ते बनते हैं, शादी होती है और फिर क्या हो जाता है कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि मरने-मराने तक को लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएँ जो हैं अभी हमारे समाज में देखने और सुनने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर कई मामले आपने भी सुने होंगे। सिया केतन का मामला हो, ट्विसा मामला हो या फिर राजा रघुवंशी का मामला हो और उसी से जुड़ा हुआ एक मामला हमारे सामने आया है और उसके जिनके साथ ये पूरे घटना हुई है, वो व्यक्ति भी हमारे साथ है और उनकी कहानी जानेंगे कि आखिर यह मामला उनके साथ कैसे घटा, वो कैसे इन सब चीज़ से बच के जो है वो निकल कर आए हैं। सबसे पहले क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम रवि कुमार है और मैं जहानाबाद का रहने वाला हूँ। जी। क्या कुछ आपके साथ हुआ? कैसे आप बच के यहाँ तक आ गए? और क्या कुछ आपके साथ चीज़ें हुई? सब कुछ बताइए थोड़ा पीछे चल के अगर। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं इसलिए आप लोगों को ये बातें बता पा रहा हूँ कि मैं बच के आ चुका हूँ। ये एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी प्लान हुआ था मैरिज के नाम पे, है ना? और मैं अपना दिमाग खुला रखा हुआ था, मैं अंधा नहीं हुआ था। दैट्स वाई मैं आज ज़िंदा आप लोगों के साथ बैठा हूँ। सबसे पहले जीवन साथी पे इसके पापा ने मुझे कनेक्ट करा था और इन्होंने सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा पैकेज, है ना, कास्ट भी देखा। भूमियार कास्ट से आते हैं हम लोग और इन्होंने बोला कि मेरी बेटी गुड़गांव में रहती है, आप भी गुड़गांव में रहते हो, तो अच्छा आप लोग दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और साथ में खुश रहोगे। एक अच्छा फ्यूचर दिखाया और मैं भविष्य भी देखा कि हाँ, हम दोनों अच्छे से लाइफ को जी पाएंगे आगे। पॉजिटिव होके, बहुत खुश होके मैंने इस रिश्ते को हाँ किया और शादी हुई हमारी बहुत अच्छे से। जयपुर में शादी हुई। जयपुर में जैसे ही शादी होने के बाद शादी बातचीत होने के कितने दिनों के बाद हुई? सिर्फ 2 महीने का ही टाइम इन्होंने दिया और बहुत ही जल्दीबाजी में इन्होंने शादी करी। तो बहुत आपको उस टाइम कुछ शक नहीं हुआ कि शादी मतलब 2 महीने के अंदर में, क्योंकि तैयारियाँ बहुत सारी करनी बाकी होती है और 2 महीने का महज़ समय। जी, क्योंकि मैं लड़की को बोलता था कि भी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, बात करना चाहता हूँ तुमसे, तो कहती थी रवि शादी के बाद तो टाइम ही टाइम होगा, तो एक दूसरे को जान लेंगे। और वो मुझे दिन में 10 बार कॉल किया करती थी, 20 बार कॉल किया करती थी, ये बोल के कि मैं खाना खा ली, तुम कहाँ पहुँचे हो। तो इसमें मुझे ये लगता था कि इतना कॉल कोई लड़की जब कर रही है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी मेरे से इंगेज्ड है ना? इस टाइप का मेरा थॉट प्रोसेस आ गया और मैं पॉजिटिव हो गया, डाउटफुल नहीं रहा। और ऑब्वियसली जब किसी से शादी होने वाली होती है तो आप डाउटफुल नहीं होते हो उसके लिए आप पॉजिटिव ही रहते हो, है ना? तो ये माइंडसेट के साथ शादी हुई और जैसे ही शादी होती है मैं देखता हूँ कि बिहेवियर एकदम ही चेंज हो गया। क्योंकि शादी के जस्ट बाद जब लड़की मेरे को 2 दिन के बाद फ़ोर्स करके घर ले गई और सबसे पहले उसने अपने घर मतलब जयपुर जयपुर ले गई आप? जी, अपनी बहन के साथ गई और वहाँ पे मैंने देखा कि इसने अपने गोल्ड और ज्वेलरी जो भी थी, जो ससुराल से मिले थे, मेरी मम्मी ने दिए थे इसको, वो सारा कुछ ये अपनी मम्मी को हैंड ओवर कर देती है। अच्छा, शक आपको कब से होना शुरू होता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या फिर इन लोगों के मन में कुछ खोट है? जब मैंने देखा कि जयपुर में ही इसके पापा मेरी आंखों के सामने अपनी छोटी वाली बेटी के लिए जीवन साथी में रिश्ता देख रहे थे और उन्होंने सबसे पहला रिश्ता दिखाया कि बेटी ये देखो 35 लाख का पैकेज है, ये लड़का कैसा है। तो बेटी ने कहा पापा इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। फिर दूसरा रिश्ता दिखाया जो कि बेंगलोर का लड़का था जिसका पैकेज 45 लाख था। तो बेटी ने कहा कि पापा ये दूर हो जाएगा बेंगलोर। तो कहते कोई बात नहीं बेटी, इसको मना के तुम ले आना 1 महीने के बाद। तो इनका प्लानिंग होता है कि दूर के रिश्ते ये देखते हैं सो दैट कि लड़की जहाँ से केस करती, लड़की जहाँ की होती वहीं से केस होता है। तो ये दूर के रिश्ते वालों को फंसा के फिर उससे जितना मन चाहा होता है वो केस करके पैसा मांग सकते हैं, सो दैट कि आने जाने में लोगों को बहुत हरासमेंट होता है दूर से। जब आप अपनी बीवी के साथ कहे तो मतलब बीवी के साथ जब आप जयपुर उनके घर गए उसके बाद फिर आप लोग अपने घर आए?
जी, जब मैं वापस लौट रहा था तभी उससे पूछा कि तुम्हारी बहन का तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, वयम नाम का लड़का जो तुम बताए हो, और उससे वो शादी भी करना चाहती है और काफ़ी एंगेज्ड है, फिज़िकल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ, इतना मिलना-जुलना है। और तो फिर आपके पापा शादी के लिए रिश्ता क्यों देख रहे हैं? है ना? तो ये जब क्वेश्चन किया मैंने तो मेरी बीवी मेरे से चिढ़ गई और वो गुस्सा करने लगी कि तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला मैं भी तो फैमिली मेंबर हूँ, मैं भी तो पूछ सकता हूँ, मेरा भी हक है। तो इस पे ही वो चिढ़ गई और इनको शक हो गया कि मुझे शक हो चुका है, क्योंकि ये देख के मुझे डाउट हो गया था कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि जिस लड़की से भी शादी करेगी वो उसका घर तो बर्बाद करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड है ना? देन आप किसी से और कैसे कैसे प्यार कर सकते हो जब आप किसी और के साथ मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व हो? तो मुझे शक हुआ इस पे और मैंने जब क्वेश्चंस किए तो इसके पापा ने फिर बदतमीजी स्टार्ट की मेरे से कि मेरी बेटी से पीने के लिए पानी क्यों मांगते हो, मेरी बेटी से ये क्यों बोला, ये क्यों डिस्कस किया। और फिर मैंने भी सवाल उठाए कि आपकी बेटी भी मुझसे सिगरेट मंगाती है पीने के लिए, है ना, दारू मंगाती है पीने के लिए, और मैं लाके भी देता था क्योंकि मैं खुश रखना चाहता था। यार जो चाहती हो वो करो, इतना क्योंकि बड़े शहर में रह रहे हो तो हो सकता है कुछ आपकी आदतें हो कभी कभी, तो मैं उस चीज़ के लिए फ्री था, है ना। मैं इतना टॉक्सिक नहीं था कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, ठीक है यार, बट आप उसको इसने मेंटेन नहीं करा। वहाँ पे दारू पीने के बाद इसका मौसेरा भाई बहुत ही बदतमीजी की इसके साथ उसी घर में जहाँ हम लोग गुड़गांव में रहते थे, और अपनी बहनों को गंदी गंदी ये सब कुछ आपके जयपुर लौटने के बाद हुआ था? जी, जयपुर से लौटने के बाद गुड़गाँव में। जी। हाँ, तो मैंने ये भी देखा कि इसका जो मौसेरा भाई है, रानू नाम है उसका, वो उसको गलत तरीके से टच कर रहा था दारू पीने के बाद मेरी आँखों के सामने, और ये बहुत कंफर्टेबल थी वहाँ पे, है ना? गालियाँ भी सुन रही थी। तो मैंने जब सवाल किए कि ये कैसा रिश्ता होता है भाई-बहन में? आप तो वो मौसेरा भाई है और तुम्हें वो ड्रंक होके टच कर रहा है मेरी आँखों के सामने। तो फिर उस पे भी वो चिढ़ गई और मेरे को ही गलत ठहराया कि तुम्हारे मुँह से भी तो गालियाँ निकलती है जब तुम ड्राइव करते हो तो। तो मैं बोला कि मैं किसी को नहीं देता हूँ, मैं सिचुएशन बेस्ड, वो मुँह से निकल जाता है। तो इसने कभी भी खुद को गलत नहीं माना और मुझे ही गलत प्रूव करना चाहा। फिर इनको ये डाउट हो गया कि रवि को शक हो गया है कुछ अच्छा, आपको कब लगा कि आपकी जान को खतरा है, अब आपको संभल जाना चाहिए? मेरे को उस टाइम पे इनकी गतिविधियां सही नहीं लग रही थी, क्योंकि कोई भी फैमिली वाले इस तरीके से बदतमीजी नहीं करेंगे, तुरंत इमोशनलेस हो जाएंगे शादी के जस्ट 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मेरी मम्मी को पागल बोल देना, मेरे पापा को पागल बोल देना इस तरीके से। तो वो इमोशनलेस आदमी, जब मैं आज की न्यूज़ देख रहा हूँ जैसे अभी मर्डर हुआ केतन का, तो वो अब मैं कनेक्ट कर पाता हूँ कि एक बाप, लड़की का बाप अगर आपसे लाइफ इंश्योरेंस पूछ रहा है और वो आपसे ऐसे बदतमीजी कर रहा है, आप इमोशनलेस है, प्यार नहीं है, तो वो और आपके साथ क्या कर सकता है। तो वो चीज़ अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बट उस टाइम पे भी मैं डिफेंसिव मोड में था, बट ये नहीं पता था मुझे कि ये जान से मार देंगे, क्योंकि ऐसे डाउटफुल आप कैसे रह सकते हो, किसी से शादी हुई है तो मर्डर का तो ये लास्ट स्टेज होता है। मैं इतना तक नहीं सोच पाया था उस टाइम पे, और यही रीज़न है कि आजकल लड़कों की डेथ हो रही है, क्योंकि ये इतना कोई सोच ही नहीं पाता है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मर्डर करने वाले हैं तो मैं तो भाग जाऊंगा। आज जितनों का भी मर्डर हुआ है तो वो मरे क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका मर्डर होने वाला है। आपको कब पता चला कि आज मतलब आपके साथ कुछ गलत हो सकता है या फिर आने वाले क्योंकि कुछ 4-5 दिनों में? इसके पापा मुझे बार बार ये बोला कर रहे थे कि इसको टूर पे कहीं घुमाने लेके क्यों नहीं जा रहे हो तुम। अच्छा, ऐसे बातें हो रही जी, थी? जी। और मैं नहीं जा पा रहा था क्योंकि इनका बिहेवियर सही नहीं था और मुझे मन भी नहीं कर रहा था जाने का, तो मैं अवॉइड कर रहा था। मैं बोला कि मैं टाइम लूँगा, 4 महीने 5 महीने के बाद जाऊँगा, अभी अभी मैं सिचुएशन सही नहीं है। बट ये पहले महीने ही फ़ोर्स कर रहे थे कि यार बीवी नहीं है, लेके जाओ कहीं, और इसके साथ में इसका कज़न और इसकी बहन भी जाने वाले थे। तब मुझे समझ में आता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता था, और उस टाइम पे मैं सेफ़ फ़ील नहीं कर रहा था इनके साथ। एक्चुअली अंदर से एक पता नहीं क्यों मैं थोड़ा-सा परेशान था, और इनको फिर फ़ील हो गया कि लड़का को कुछ ना कुछ डाउट है। फिर ये बिना किसी रीज़न के भाग गई और मेरे पे फ़ेक केसेस कर दी, 498 डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, और 406 इस तरह के केसेस जो भी हो सकते हैं, झूठे केस आरोप लगाए, जबकि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसने मार-पीट के आरोप लगाए हैं, जबकि ये जब लड़की मतलब वहाँ से घर को छोड़ के चली गई तो आपने बुलाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, सारे एविडेंस प्रूफ है मेरे पास, व्हाट्सअप चैट्स हैं। ये भागने से पहले तक मुझे आई लव यू बोल के गई है। कहीं पे भी चैट कन्वर्सेशन में जब तक ये मेरे साथ थी कोई एरोगेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का रूडनेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब्यूज़ नहीं है।
सिर्फ ये इसके किसेस के स्माइली आपको दिखेगी कि डेली ये मुझे किसेस की स्माइली भेज रही है और आई लव यू लिख रही है। वही लड़की जो इसने कंप्लेन करी है कि ये मुझे डेली मारता था, तो ये कितना बड़ा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज़ें कि जिसको मैं डेली मार पीट रहा हूँ वही लड़की मुझे डेली व्हाट्सएप पे आई लव यू एंड किसेस की स्माइली भी भेज रही है। देन ये कानून व्यवस्था क्या है कि कोई भी फेक केसेस लगा दिया जाता है और उस पर चार्जशीट तैयार हो जाती है और उसकी फैमिली को परेशान किया जाने लगता है और फिर मेंटेनेंस भी लिया जाता है उस आप मेंटेनेंस दे रहे हैं अभी? जी बिल्कुल। कितने की मेंटेनेंस दे अभी रहे हैं? 5,000 रुपये का मेंटेनेंस दे रहा हूँ और वो लड़की खुद एक BDS है, डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट है और वो एम्प्लॉयड है मिलो केयर वेलनेस ग्रीन पार्क क्लिनिक में एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इसका एविडेंस है और इसने कोर्ट में रजनीश वर्सेस नेहा की एफिडेविट में झूठ बोला है न्यायालय को कि मैं वर्क नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे गुजारा भत्ता के लिए पैसा चाहिए। इसने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, इसने लॉ के साथ खिलवाड़ किया। ये लॉ इसलिए बने हैं क्योंकि जिन महिलाओं को एक्चुअल में ज़रूरत है मेंटेनेंस की उनको मिलना चाहिए, जो एक्चुअली इस चीज़ से प्रताड़ित है, जिनके साथ गलत हो रहा है बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ महिलाएं गलत तरीके से उठा रही है, जिसकी वजह से गलत संदेश जा रहा है। ये महिलाओं के लिए भी गलत है जो हार्ड वर्किंग वुमेन है। अभी आपका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका जी है? नहीं, डिवोर्स? नहीं, अभी तक मैं कोर्ट का ही चक्कर लगा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो केसेस करे हैं, इनके एडवोकेट साहब ने धमकी दी है कि अगर आप फिरौती मांगी है, अगर आप इतने नहीं दोगे तो हम आपको दौड़ाते रहेंगे और परेशान कर देंगे ज़िंदगी भर, आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ देंगे। मेरे पापा को, विकलांग फादर को गाज़ियाबाद बुलाया गया था धोखे से और उनका कॉलर पकड़ा गया है, धक्का दिया गया है मेरी आंखों के सामने। ये बोल के बुलाया गया कि आइए हम लोग कुछ बात सॉल्यूशन निकालेंगे, झूठ बोल के, और फिर वहाँ पे फिरौती मांगी गई, कॉलर पकड़ा गया, डराया गया, धमकाया गया। मुझे भी जयपुर में एडवोकेट चंदन सिंह ने बोला है कि तेरे को उठवा लूँगा, गायब करवा दूँगा, तू मुझे को जानता नहीं है। तो मैं जब भी जयपुर जाता हूँ मुझे अपनी जान का भी खतरा रहता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एकमात्र सहारा हूँ अपनी फैमिली का, है ना। तो कोर्ट में आपको अभी भी जाना पड़ता है? जी, और आज तक 3 साल हो गए कोर्ट में मैं जा रहा हूँ और अभी तक इसने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस किया है इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसने चार्जशीट में भी मेंशन्ड है कि मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे शरीर पे कोई निशान नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये एक BDS है, डॉक्टर है, ये एक मेडिकल भी करा सकती थी जब मैंने इसको मारा था, ये एक पुलिस को कॉल भी कर सकती थी जब मैंने इसको मारा था, बट इसने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया और ये वापस जयपुर में 6 महीने के बाद इसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस करा और इसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। आपकी मांग क्या है सरकार से? प्रशासन को क्या करना चाहिए? न्यायालय को क्या करना चाहिए? न्यायालय को कुछ ऐसा, ये कोई भी निर्दोष आदमी को इस तरीके से परेशान ना किया जाए, क्योंकि मेरे पापा विकलांग हैं, 60 एबव है, उन पे भी केस किया गया। मेरे मम्मी पापा जो लड़की कभी रही नहीं साथ में, उन पे झूठा केस लगाया। न्यायालय ने मेरे मम्मी पापा का नाम भी हटा दिया क्योंकि वो निर्दोष पाए गए, बट उनको भी स्टार्टिंग में बहुत परेशान होना पड़ा। मेरे पापा चल नहीं पाते हैं बट फिर भी उनको जयपुर कोर्ट जाके बेल लेना पड़ा, बहुत चीज़ें हुई और इस फेक केसेस की वजह से आज मैं भी, जबकि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, डॉरी नहीं लिया, मारपीट नहीं किया, बट उसी के लिए जो चीज़ मैंने नहीं किया आज मैं कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है, मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। मैं हरासमेंट में ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं कई बार मेरे को सुसाइड के ख्याल आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं क्या कर लूँ, क्योंकि मेरे को अब कोई होप नहीं दिखता है ना। जो होप थे, जो सपने सजाए थे मेरे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। आपने शादी में कोई डाउरी, कोई दहेज नहीं लिया जी था? बिल्कुल नहीं लिया। मैं पहले ही बोला था कि मुझे कोई डॉरी नहीं चाहिए क्योंकि मैं सक्षम हूँ कमाने में और मैं कमा के कर भी लेता, है ना। तो मैंने सीधा, उसके पापा ने इवन ये भी बोला था कि रवि कुछ पैसे ले लो, तब भी मैंने मना कर दिया था कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए और मेरा कोई ट्रांजेक्शन उसकी फैमिली से आज तक 1 रुपये का भी नहीं है क्योंकि मैंने नहीं लिए थे पैसे। तो चलिए, हम अभी सुन रहे थे कि रवि को, कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ है, इनके साथ इनकी आप बीती हमने सुनी, क्योंकि जिस प्रकार से भी घटनाएं समाज में चल रही हैं, लगातार जो है वो ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं और इन्होंने भी अपनी आप बीती हमें बताई है। क्योंकि अब समाज में ऐसा हो गया है कि किसी के साथ अगर कुछ होता है तो उसमें लड़की पक्ष की भी गलती अगर होती है तो उसको जो प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाता है, हालांकि जबकि पूरे न्याय की जो जांच अच्छी से होनी चाहिए कि आखिर गलती किसकी और सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलती जो सामने वाला दिखाता है उसी की होती है, उसके पीछे अन्य भी कभी सच्चाई छुपी होती है जिसके तह तक प्रशासन का, न्यायालय का काम है जाना। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।